यदि आप इनमें से किसी भी स्थिति का सामना कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। आपने डाइटिंग की नई योजना बनाई है इस साल में चौथी बार। आप जानते हैं कि वज़न बढ़ गया है, आप सच में दुबला होना चाहते हैं। आप इससे संबंधित कई सारी किताबें और लेख नियमित रूप से पढ़ते हैं, लक्ष्य निर्धारित करते हैं, सकारात्मक मानसिक नज़रिए की मनोवैज्ञानिक खुराक देकर खुद को प्रोत्साहित करते हैं। आप बार बार ये कहते हैं कि मैं ये कर सकता हूँ, पर कर नहीं पाते। बड़ी लंबी लंबी प्लानिंग करते हैं, लेकिन कुछ हफ्तों बाद सब कुछ फिर से वैसा कि वैसा हो जाता है। आप खुद से किए गए वादे को निभा ही नहीं पाते। आपने प्रभावकारी मैनेजमेंट सिखाने वाले कई प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग लिया है। अपने कर्मचारियों से आप बड़ी अपेक्षाएं करते हैं, उनके साथ बिल्कुल मित्रतापूर्ण व्यवहार लगातार करते रहते हैं, पर फिर भी आपको ऐसा नहीं लगता कि वो आपके प्रति वफादार हैं। आपको ऐसा लगता है कि यदि आप किसी दिन बीमार पड़ जाएंगे और ऑफिस नहीं आ पाएंगे तो आपकी टीम सारा दिन आसपास खड़े होकर गपशप करती रहेगी। आप बड़े परेशान हैं कि आप उन्हें आत्मनिर्भर और जिम्मेदार क्यों नहीं बना पाते, या आप इस तरह के अच्छे कर्मचारी क्यों नहीं ढूंढ पाते। आपके बच्चे बड़े ही विद्रोही स्वभाव के हैं, वो कई सारी बुरी आदतों में शामिल हो चुके हैं। आप उन्हें बहुत समझाने की कोशिश करते हैं, आप उन्हें समझाने के अलग अलग तरीके निकालते हैं, लेकिन वो आपकी सुनते ही नहीं। आप बड़े परेशान हैं कि आप क्या करें। आपके पास करने के लिए बहुत सारे काम हैं, पर समय बहुत कम है। हर दिन हर पल दबाव और तनाव में जीते हैं। समय प्रबंधन के कई सारी योजनाओं को आजमा कर देख चुके हैं। थोड़े समय के लिए लाभ मिलता है, किंतु अभी तक ये एहसास नहीं हुआ कि जितना सुखद, सफल और शांतिपूर्ण जीवन आप जीना चाह रहे हैं, वैसा जीवन आपको मिल गया है। आप अपने बच्चों को परिश्रम का महत्व सिखाना चाहते हैं, किंतु उनसे कोई भी काम करवाने के लिए आपको बड़ी सारी निगरानी करनी पड़ती है। हर बार उनकी शिकायतें सुनते सुनते परेशान हो जाते हैं और सोचते हैं कि उनको काम देने के बजाय ये काम यदि मैंने कर लिया होता तो ज़्यादा आसान होता। आप सोचते ही रह जाते हैं कि आखिर बच्चे खुशी खुशी अपना काम क्यों नहीं करते, उन्हें बार बार टोकना क्यों पड़ता है। आप बहुत व्यस्त हैं, किंतु कई बार आप सोचते हैं कि मैं जो कर रहा हूँ, क्या वो सच में मेरे जीवन के लिए महत्वपूर्ण है? क्या उससे लंबे समय में जीवन में कोई फर्क पड़ेगा? और जब मैं ऐसा सोचता हूँ तो मुझे लगता है कि मैं जो कर रहा हूँ वो इतना महत्वपूर्ण बिल्कुल नहीं है। तब मैं ऐसा क्या करूँ जिससे लगे कि मेरा जीवन सार्थक हो गया है, या ऐसा क्या करूँ जिससे मुझे लगे कि आने वाले समय में मेरा ये एक्शन प्लान मेरे जीवन को सार्थक कर देगा। अभी तक इस सोच में ही हूँ, कोई निष्कर्ष नहीं निकलता। जब भी मैं अपने मित्रों या रिश्तेदारों को सफल या प्रतिष्ठित होते देखता हूँ तो मैं मुस्कुराकर उन्हें बधाई तो देता हूँ, किंतु अंदर ही अंदर मैं जल भुन जाता हूँ और सोचता हूँ कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। मैं क्यों किसी और से जलता हूँ, ईर्ष्या रखता हूँ? क्यों नहीं मैं सिर्फ अपने काम से काम रखता और अपने काम को उत्कृष्ट बनाने के लिए जो मेहनत करनी चाहिए वो करने लग पड़ता हूँ। मैं जानता हूँ कि मेरा व्यक्तित्व बहुत सशक्त है। मैं ये भी जानता हूँ कि मैं किसी भी चर्चा में मनचाहा परिणाम हासिल कर सकता हूँ। अधिकांश बार मैं दूसरों को इस तरह से प्रभावित कर भी पाता हूँ ताकि वो मेरा मनचाहा समाधान सुझाएं। मैं हर स्थिति पर अच्छी तरह सोच विचार करता हूँ। मुझे लगता है कि मेरे मन में आने वाले विचार आमतौर पर सबके लिए सर्वोत्तम होते हैं,
किंतु फिर भी मैं बेचैन रहता हूँ। मुझे हमेशा यही चिंता सताती रहती है कि दूसरे लोग मेरे विचारों और मेरे बारे में न जाने क्या सोचते होंगे। मेरा वैवाहिक जीवन घिसट रहा है। हम लड़ते झगड़ते तो नहीं हैं, किंतु हमारे बीच का प्रेम अब करीब करीब खत्म हो चुका है। हमने काउंसलर के पास जाकर वैवाहिक परामर्श लिया है। कई सारे तरीके आजमा कर देखे हैं, पर कोई फायदा नहीं होता। हम आपस में अपने भीतर वो भावना फिर से नहीं जगा पा रहे हैं जो पहले कभी थी। साथियों, ये सारी समस्याएं बड़ी गहरी हैं और दर्दनाक भी। ये ऐसी समस्याएं हैं जिनके उपाय तुरंत फुरत नहीं मिलते। इनके बारे में सोचना, समझना, जानना ज़रूरी है और ये जानना भी ज़रूरी है कि ऐसा क्या है जो इन समस्याओं से हमें निकाल सकता है। आइए एक एक करके समझते हैं कि क्या कोई ऐसे तरीके हैं जो सफल लोगों की ज़िंदगी में शामिल होते हैं, जो इन सब समस्याओं को ज़िंदगी में नहीं रहने देते और आगे निकल जाते हैं सफलता की ओर। तो ऐसे कौन से 7 तरीके हैं जो आपको भी इन सब समस्याओं से निकाल कर सफलता की ओर ले जाएंगे? एक एक करके जानते हैं, समझते हैं और सफल होने की तरफ आगे बढ़ चलते हैं। शुरुआत करते हैं स्टीफन आर कवी के द्वारा किए गए एक अध्ययन से। स्टीफन लिखते हैं कि जब उन्होंने सफलता पर पिछले 200 वर्षों में लिखी गई सामग्री का अध्ययन किया, तो उसमें उन्हें एक आश्चर्यजनक पैटर्न नजर आया। चूंकि उस समय वो खुद कष्ट में थे और अपने आसपास के बहुत से लोगों के जीवन तथा संबंधों में भी वो कष्ट देख रहे थे, इसीलिए उन्हें ये प्रबल एहसास हुआ कि पिछले 50 वर्षों का अधिकांश सफलता संबंधी साहित्य सतही था। इसमें सिर्फ सामाजिक छवि बनाने की सजगता, तकनीकें और तुरंत फुरत समाधान बताए गए थे। एक तरह से सफलता का ये साहित्य सामाजिक बैंडेड्स और एस्पिरिन जैसे तुरंत फुरत उपायों से भरा हुआ था, जिसके माध्यम से गंभीर समस्याओं को सुलझाने के प्रयास किए जाते थे। कई बार इनसे समस्या कुछ समय के लिए सुलझ भी जाती थी, किंतु इसके बाद भी दीर्घकालीन समस्याएं ज्यों की त्यों बनी रहती थी, अंदर ही अंदर फैलती रहती थी और बार बार उभर कर वापस आ जाती थी। इसके ठीक विपरीत पहले 150 वर्षों का सफलता संबंधी सारा साहित्य चरित्र को सफलता की नींव मानता था और चरित्र आधारित नीति शास्त्र पर केंद्रित था, जिसमें सत्यनिष्ठा, विनम्रता, वफादारी, संयम, साहस, निष्पक्षता, धैर्य, परिश्रम, सादगी, आडंबरहीनता और स्वर्णिम नियम जैसे चारित्रिक गुणों पर जोर दिया गया था। बेंजामिन फ्रैंकलिन की आत्मकथा की बात की जाए तो ये चरित्र आधारित नीतिशास्त्र का प्रतिनिधित्व करती है। ये एक ऐसे व्यक्ति की कहानी है जिसने कुछ सिद्धांतों और आदतों को अपने चरित्र में गहराई से स्थापित किया। चरित्र आधारित नीतिशास्त्र सिखाता है कि प्रभावकारी जीवन के कुछ मूलभूत सिद्धांत होते हैं और लोगों को सच्ची सफलता व स्थायी सुख का एहसास तभी हो सकता है जब वे इन सिद्धांतों को सीखकर इन्हें अपने मूलभूत चरित्र में ढाल लें। गड़बड़ तब शुरू हुई जब सफलता का आधारभूत दृष्टिकोण चरित्र आधारित नीति शास्त्र से हटकर व्यक्तित्व आधारित नीति शास्त्र पर केंद्रित हो गया। व्यक्तित्व, सार्वजनिक छवि, नजरिया और व्यवहार इसे सफलता का आधार माना जाने लगा। सफलता सामाजिक संबंधों को सुचारू बनाने की योग्यता और तकनीकों पर आधारित हो गई। इस व्यक्तित्व आधारित नीति शास्त्र ने मूलतः 2 तरह के रास्ते चुने। पहला, मानवीय और सामाजिक संबंधों में लोक व्यवहार की तकनीकें। दूसरा, सकारात्मक सामाजिक नजरिया। इस जीवन दर्शन का कुछ हिस्सा प्रेरक और कई बार उचित सूक्तियों में व्यक्त हुआ, जैसे आपका नजरिया आपकी सफलता तय करता है, या
त्योरियां चढ़ाने के बजाय मुस्कुराने से अधिक दोस्त बनते हैं। या फिर इंसान अपने मस्तिष्क में जिस चीज की कल्पना कर सकता है और विश्वास कर सकता है, उसे वह हासिल कर सकता है। व्यक्तित्व आधारित नीति शास्त्र के कुछ और दूसरे पहलू भी थे, जैसे लोगों को दूसरों की रुचियों में झूठी दिलचस्पी का प्रदर्शन करने के लिए प्रेरित किया जाना, ताकि वे उनसे मनचाही चीज हासिल कर सकें। कई बार तो लोगों को सफल दिखने का आडंबर करने की भी सलाह दी जाती थी, या फिर दूसरों को कुचलते हुए आगे बढ़ने का सुझाव दिया जाता था। इसमें कुछ हद तक चरित्र को सफलता के एक तत्व के रूप में स्वीकार तो किया गया, किंतु आधारभूत और उत्प्रेरक मानने के बजाय इसे अलग थलग करने की प्रवृत्ति देखी गई। चरित्र आधारित नीति शास्त्र का उल्लेख अधिकांशतः मौखिक दुकानदारी बन गया। मुख्यतः ज्यादा जोर प्रभाव डालने की तुरंत फुरत तकनीकें, शक्ति हासिल करने की रणनीति, संवाद कौशल और सकारात्मक मानसिक नजरिए पर हो गया। कहने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि व्यक्तित्व आधारित नीतिशास्त्र के तत्व यानी व्यक्तित्व का विकास, संप्रेषण की योग्यता, प्रभावित करने की कला और शिक्षा ये लाभकारी हैं, अनिवार्य भी हैं, लेकिन ये प्राथमिक तत्व नहीं है, ये द्वितीयक तत्व हैं। शायद पिछली पीढ़ियों की नींव पर निर्माण करने की मानवीय क्षमता का प्रयोग करते समय अनजाने में ही हमने अपनी इमारत बनाने पर इतना ध्यान केंद्रित कर लिया कि हम उस नींव को ही भूल गए जिस पर इमारत खड़ी की गई थी। यदि लोगों को प्रभावित करने की तकनीकों या रणनीतियों का प्रयोग इस उद्देश्य से किया जाए कि किस तरह लोगों से अपना मनचाहा या बेहतर काम करवाया जा सकता है, किस तरह उन्हें प्रेरित किया जाए कि वे किसी को ज्यादा पसंद करें, जबकि उस व्यक्ति का चरित्र मूलतः दोषपूर्ण और छलकपट से भरा हो, तो कोई भी व्यक्ति लंबे समय तक सफल नहीं हो सकता। मूल बात यह है कि यदि विश्वास नहीं है या विश्वास कम है, तो स्थायी सफलता की नींव ही नहीं है। सिर्फ मूलभूत अच्छाई ही तकनीकों को सफल बनाती है। क्या आपने कभी सोचा है कि वसंत ऋतु में बीज बोना भूल जाना, पूरी गर्मी में मौज मस्ती करते रहना और फिर शरद ऋतु में फसल उगाने के लिए तुरंत फुरत कोई भी उपाय अपनाना, क्या ये खेती की एक प्राकृतिक व्यवस्था है? और क्या आप इससे फसल उगा सकते हैं? नहीं, आप जो बोते हैं हमेशा वही काटते हैं। इस प्रक्रिया में कहीं भी शॉर्टकट काम नहीं आता। जो सिद्धांत खेती की व्यवस्था में काम आते हैं, वही सिद्धांत मानवीय व्यवहार और आपसी संबंधों के बारे में भी सही है। यदि कोई ये सीख ले कि किस तरह इंसानों द्वारा बनाए गए नियमों को चालाकी से तोड़ा जाए और किस तरह खेल को खेला जाए, तो वो कुछ समय के लिए कामयाब हो सकता है। एक बार की मुलाकातों या अल्पकालीन मानवीय संबंधों में व्यक्तित्व आधारित नीतिशास्त्र का प्रयोग करके सफलता अर्जित की जा सकती है, क्योंकि सामने वाले की रुचियों में दिलचस्पी के अभिनय तथा अपने आकर्षक व्यक्तित्व और योग्यता से उस पर अच्छी छाप छोड़ी जा सकना संभव है। किंतु दीर्घकालीन संबंधों में द्वितीयक तत्वों का महत्व स्थायी नहीं होता। गहरी सत्यनिष्ठा और चरित्र की मूलभूत दृढ़ता यदि नहीं है, तो जीवन की चुनौतियां सच्चे उद्देश्यों को सबके सामने ले आएंगी और अल्पकालीन सफलता के स्थान पर आपको मानवीय संबंधों में असफलता ही हाथ लगेगी। देर सबेर आपकी असलियत आपके हर दीर्घकालीन संबंध में दिखाई देगी, चाहे किसी व्यापारिक सहयोगी की बात हो, जीवन साथी की बात हो, मित्र या पहचान के संकट से गुजरते किशोर बच्चों के साथ हो। चरित्र सबसे ऊंचे स्वर में बोलता है। यदि आपको इमर्सन की बात याद हो कि आप क्या हैं, उसकी आवाज मेरे कानों में इतनी तेजी से सुनाई देती है कि आप आज क्या कह रहे हैं वो मुझे सुनाई ही नहीं देता। समझने की बात सिर्फ इतनी सी है कि हमारा चरित्र हमारे शब्दों और कार्यों से अधिक ऊंचे स्वर में बोलता है। हम सब ये बात जानते हैं। कुछ लोगों पर हम पूरी तरह से विश्वास करते हैं क्योंकि हम उनका चरित्र जानते हैं, चाहे वे मानवीय संबंधों की तकनीकों में निपुण हो या न हो। हम उन पर विश्वास करते हैं और उनके साथ सफलतापूर्वक काम भी करते हैं।
बहुत से लोग जब जीवन को खतरे में डालने वाले संकट का सामना करते हैं, तब अपनी प्राथमिकताओं को नई रोशनी में देखते हैं, या जब वे अचानक किसी नई भूमिका में कदम रखते हैं, जैसे वे पति या पत्नी बनते हैं, माता पिता बनते हैं, दादा दादी बनते हैं, मैनेजर या लीडर बनते हैं, या और भी किसी नई भूमिका में आते हैं, तब वे अपनी सोच में इसी तरह के मूलभूत परिवर्तन का अनुभव करते हैं। व्यक्तित्व आधारित नीतिशास्त्र के माध्यम से हम अपने नजरियों तथा व्यवहार को बदलने की कोशिश में चाहे हफ्तों, महीनों, यहाँ तक कि वर्षों मेहनत करते रहें, हम उस परिवर्तन के एहसास के करीब भी नहीं जा पाते, जो तत्काल तब होता है जब हम चीज़ों को अलग तरीके से देखने लगते हैं। यदि हम अपने जीवन में छोटे परिवर्तन करना चाहते हैं, तो हम अपने व्यवहार और नज़रिए पर ध्यान केंद्रित करके ऐसा कर सकते हैं। किंतु यदि हम महत्वपूर्ण क्वांटम परिवर्तन अपने जीवन में करना चाहते हैं, तो हमें अपने मूलभूत पैराडाइम्स पर मेहनत करनी ही होगी। इसे थोरो के शब्दों में अच्छे से समझा जा सकता है। बुराई की पत्तियों पर 1000 प्रहार करने से अच्छा है कि जड़ पर एक बार प्रहार कर दिया जाए। हम अपने जीवन में क्वांटम सुधार तभी कर सकते हैं जब हम व्यवहार और नज़रिए की पत्तियों पर प्रहार करना छोड़ दें और जड़ों यानी पैराडाइम्स पर काम करने में जुट जाएं। वो पैराडाइम्स जिनसे हमारा व्यवहार और नज़रिया उत्पन्न होता है। साथियों, पूरे जीवन में विकास की क्रमिक अवस्थाएं होती हैं। छोटा बच्चा पहले पलटना सीखता है, फिर बैठना, फिर घुटनों के बल सरकता है और इसके बाद चलता है, दौड़ने लगता है। हर एक पायदान महत्वपूर्ण होता है और हर एक पायदान में समय लगता है। किसी भी पायदान को छोड़ा नहीं जा सकता। यही बात जीवन के सभी क्षेत्रों में सही साबित होती है। चाहे वो पियानो बजाना हो, ऑफिस के किसी सहयोगी के साथ प्रभावी बातचीत करनी हो, व्यक्तियों, विवाहों, परिवारों तथा संगठनों में परिवर्तन करना हो, हर जगह यही बात लागू होती है। जब कभी भी हम विकास की इस प्राकृतिक प्रक्रिया को लांघकर शॉर्टकट अपनाते हैं तो क्या होता है? उदाहरण के लिए, यदि आप सिर्फ औसत टेनिस खिलाड़ी हों और अपनी बेहतर छवि बनाने के लिए आप अधिक ऊंचे स्तर पर खेलने का फैसला करें, तो इसका परिणाम क्या होगा? क्या सिर्फ सकारात्मक सोच के कारण आप किसी प्रोफेशनल खिलाड़ी से मैच जीतने में सफल हो सकते हैं? हरगिज़ नहीं। तो विकास की प्रक्रिया का उल्लंघन करना, इसे नज़रअंदाज करना, इसका शॉर्टकट अपनाना संभव ही नहीं है। और यदि हम ये शॉर्टकट खोजने की कोशिश करते हैं तो परिणाम में हमें निराशा और कुंठा ही प्राप्त होती है। जब भी हमें कोई ठोस सिद्धांतों के आधार पर चलने वाले व्यक्तियों, परिवारों तथा संगठनों के जीवन में अच्छी चीज़ें घटित होते दिखती हैं, तो हमारी जिज्ञासा बढ़ जाती है। हम उनकी व्यक्तिगत सामर्थ्य, परिपक्वता, पारिवारिक एकता, टीम वर्क, अनुकूलनशीलता, संगठनात्मक संस्कृति की प्रशंसा तो करते हैं, पर हमारा आग्रह ये होता है कि वो हमें ऐसी कोई तकनीक सिखा दें जिससे हम भी वैसे ही परिणाम प्राप्त कर सकें। पर इसका कोई तुरंत फुरत समाधान नहीं होता। यदि आपको ऐसे लोग मिल जाएं जो आपकी इच्छाओं को पूरा करते हुए ऐसे तुरंत फुरत समाधान दे भी देंगे, तो ये उपाय सामाजिक एस्पिरिन और बैंडेड की कुछ सतही या गंभीर समस्याओं को ही खत्म कर पाती है। गहराई में छुपी स्थायी समस्या ज्यों की त्यों बनी रहती है और धीरे से पुराने गंभीर लक्षण फिर से उभर कर आ जाते हैं। तब ऐसा क्या किया जाए कि स्थायी रूप से हमारी समस्याएं खत्म हो जाएं? जवाब है, परिवर्तनों की बात की जाए जो हमारी ज़िंदगी में हमेशा के लिए हो जाएंगे और हमारी ज़िंदगी बदल जाएगी। स्टीफन आर कवी हमें अपने रिसर्च की बदौलत ऐसी 7 आदतें बताते हैं जो हर किसी को सफलता के उस रास्ते की ओर ले जा सकती है जो हमेशा के लिए उनका हो जाता है। समझते हैं कौन कौन सी हैं ये आदतें और कैसे आप इन्हें अपने जीवन में उतार सकते हैं। पहली आदत, प्रोएक्टिव बने।
प्रोएक्टिव व्यक्ति अपने प्रयासों को प्रभाव के वृत्त पर केंद्रित करते हैं। वे उन चीज़ों पर काम करते हैं जिनके बारे में वे कुछ कर सकते हैं। उनकी ऊर्जा की प्रकृति सकारात्मक, व्यापक बनाने वाली, विस्तार करने वाली होती है, जिसके कारण उनके प्रभाव का दायरा बड़ा होते जाता है। हम अपनी ज़िंदगी में 3 तरह की समस्याओं का सामना करते हैं। प्रत्यक्ष नियंत्रण वाली समस्याएं, जिनका संबंध हमारे अपने व्यवहार से होता है। अप्रत्यक्ष नियंत्रण वाली समस्याएं, जिनका संबंध दूसरों के व्यवहार से होता है। और शून्य नियंत्रण वाली समस्याएं, जिनके बारे में हम कुछ नहीं कर सकते। यदि हम प्रोएक्टिव तरीके से सोचते हैं तो इन तीनों प्रकार की समस्याओं के समाधान की दिशा में पहला कदम बढ़ा लेते हैं। प्रत्यक्ष नियंत्रण की समस्याएं हमारी आदतों पर काम करने से सुलझती जाती हैं। ये हमारे सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस के दायरे में होती हैं। ये हमें व्यक्तिगत विजय की ओर ले जाती हैं। अप्रत्यक्ष नियंत्रण की समस्याएं हमारे प्रभाव की विधियों को बदलकर सुलझाई जाती हैं। ये हमें सार्वजनिक विजय की ओर ले जाती हैं। शून्य नियंत्रण वाली समस्याओं के बारे में यदि बात करें तो भले ही हम इन समस्याओं को पसंद न करते हों, किंतु इसके बावजूद हम मुस्कुराते हैं, इन समस्याओं को शांति से स्वीकार करते हैं और इनके साथ जीना सीखते हैं। इस तरह की समस्याओं को खुद को नियंत्रित करने की शक्ति हरगिज नहीं देते। यहाँ इस प्रार्थना को दोहराने से हमें फायदा हो सकता है कि हे ईश्वर, जिन चीज़ों को बदला जा सकता है और बदला जाना चाहिए, मुझे उन्हें बदलने का साहस दीजिए। वह जिन चीज़ों को बदला नहीं जा सकता, उन्हें स्वीकार करने की शांति दीजिए और दोनों के अंतर को पहचानने की बुद्धि दीजिए। प्रोएक्टिव होना यानी काश ऐसा होता से बन सकता हूँ, कर सकता हूँ, करूँगा की ओर चले जाना। कुछ वाक्य हैं जिन्हें सुनते हैं। यदि आप प्रोएक्टिव नहीं हैं तो आप कुछ इस तरह से बात करेंगे। मैं खुश होता अगर मुझ पर कर्ज नहीं होता। मेरी नौकरी अच्छी होती यदि मेरा बॉस इतना गुस्से वाला नहीं होता। मेरा वैवाहिक जीवन भी अच्छा होता यदि मेरे पति में थोड़ा और धीरज होता। काश कि मेरे बच्चे और अधिक आज्ञाकारी होते। अच्छा होता कि मेरे पास और भी कोई डिग्री होती। यदि मेरे पास अपने लिए अधिक समय होता। जब भी हम सोचते हैं कि समस्या कहीं बाहर है तो ये विचार ही एक तरह की समस्या है। इस तरह हम बाहरी चीज़ों को खुद पर नियंत्रण करने की शक्ति दे देते हैं। इस विचार में परिवर्तन का पैराडाइम बाहर से अंदर की ओर है। समझना है कि हमारे बदलने से पहले बाहरी चीज़ों को बदलना होगा। जबकि प्रोएक्टिव नीति दूसरी बात करती है। वो कहती है अंदर से बाहर की ओर बदलना है, अलग बनना है, अलग बनकर बाहरी परिस्थितियों में सकारात्मक परिवर्तन करना है। मैं और अधिक बुद्धिमान हो सकता हूँ, अधिक परिश्रमी बन सकता हूँ, अधिक रचनात्मक बन सकता हूँ, अधिक सहयोगपूर्ण बन सकता हूँ। एक उदाहरण से इसे समझते हैं। यदि मेरे वैवाहिक जीवन में कोई समस्या है तो अपने पति के दोष लगातार गिनाने से मुझे वास्तव में क्या हासिल होगा? मैं जिम्मेदार नहीं हूँ ये कहकर मैं खुद को नकारात्मक स्थिति में निष्क्रिय बना रही हूँ। मैं अपने पति को प्रभावित करने की अपनी क्षमता को भी कम कर रही हूँ। मेरे ताने, मेरा दोषारोपण, वो आलोचनात्मक नज़रिया उन्हें और कमज़ोर बना देते हैं, क्योंकि वो अपनी कमज़ोरियों को तर्कसंगत ठहराने की कोशिश करने लगते हैं। मेरी आलोचना तो उस व्यवहार से भी बुरी है जिसे मैं सुधारना चाहती हूँ। स्थिति को सकारात्मक रूप से प्रभावित करने की मेरी क्षमता ऐसे व्यवहार के कारण और कम हो जाती है और धीरे धीरे खत्म हो जाती है। यदि मैं अपनी स्थिति को सचमुच सुधारना चाहती हूँ तो मैं उस एक चीज़ पर काम कर सकती हूँ जो मेरे नियंत्रण में है, यानी मैं खुद। मैं अपने पति को सुधारने की कोशिश करना बंद करके अपनी कमजोरियों पर काम कर सकती हूँ। मैं एक अच्छी जीवन साथी बनने पर ध्यान केंद्रित कर सकती हूँ। बिना शर्त के प्रेम तथा सहारे का स्रोत बन सकती हूँ।
और इसके बाद ये आशा करना ठीक होगा कि मेरे पति इस प्रोएक्टिव उदाहरण की शक्ति को महसूस करेंगे और बदले में वो भी इस तरह का व्यवहार करेंगे। किंतु वो चाहे ऐसा करें या ना करें, स्वयं पर यानी अपने बनने पर काम करना अपनी परिस्थिति को प्रभावित करने का सबसे सकारात्मक तरीका है। प्रोएक्टिव बनने के लिए खुद को 15 दिन, 30 दिन या 45 दिन का चैलेंज दीजिए। छोटे छोटे वादे करिए, उन्हें निभाइए। जितने भी दिन का चैलेंज आपने लिया है उतने दिन तक सिर्फ अपने सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस में काम करिए। पथ प्रदर्शक बनिए, आदर्श बनिए, आलोचक मत बनिए, समाधान का हिस्सा बनिए, समस्या का हिस्सा मत बनिए। इसे अपने वैवाहिक जीवन में, अपने परिवार में, अपनी नौकरी में आजमाइए। दूसरों की कमजोरियों पर बहस न करें। अपनी कमजोरियों को उचित साबित करने के लिए भी बहस न करें। जब आप कोई गलती करें, उसे तुरंत मान लें, सुधार लें और उससे सीख लें। दोष देने या आरोप लगाने की मुद्रा में न आए। उन चीज़ों पर काम करें जो आपके नियंत्रण में है। स्वयं पर, अपने बनने पर काम करें। दूसरों की कमजोरियों पर दोषारोपण करने के बजाय उन्हें करुणा की दृष्टि से देखें। मुद्दा ये बिल्कुल नहीं है कि वे क्या नहीं कर रहे हैं या उन्हें क्या करना चाहिए। मुद्दा तो ये है कि इस स्थिति पर आप कौन सी प्रतिक्रिया चुनते हैं, आपको क्या करना चाहिए। यदि आप ये सोचने लगते हैं कि समस्या कहीं बाहर है तो खुद को रोकें और अपनी बीज रूपी स्वतंत्रता का हर दिन अभ्यास करें। अंदर से बाहर की ओर चलने की शुरुआत कीजिए और जितने भी दिनों का चैलेंज आपने लिया है उसके बाद आपकी ज़िंदगी में क्या परिवर्तन आता है, हमें लिखिएगा ज़रूर। अब बात करते हैं दूसरी आदत की। अंत को ध्यान में रखकर शुरुआत करें। अंत को ध्यान में रखकर शुरुआत करने का मतलब है अपनी मंजिल को अच्छी तरह से समझकर यात्रा की शुरुआत करना। ये समझना कि आप कहाँ जा रहे हैं ताकि आप बेहतर ढंग से ये जान सकें कि आप वर्तमान में कहाँ हैं। आपके भविष्य के कदम हमेशा सही दिशा में हों, ये सुनिश्चित कर सकें। गतिविधियों के जाल या जीवन की व्यस्तताओं में फंसना बहुत ही आसान है। बहुत आसानी से ये हो सकता है कि सफलता की सीढ़ी पर चढ़ने के लिए आप कड़ी मेहनत करते जाएं और अंत में आपको पता चले कि आपकी सीढ़ी गलत दीवार पर टिकी हुई थी। संभावना है कि आप बहुत व्यस्त हों, आपके पास बहुत काम हो, किंतु आप बहुत प्रभावकारी न हो। कई बार लोगों को अपनी ज़िंदगी में लंबे समय के बाद ये एहसास होता है कि जो सफलताएं उन्होंने हासिल की हैं वो खोखली हैं। उन्हें ये एहसास भी होता है कि ये सफलताएं उन्हें ऐसी चीज़ों की कीमत पर मिली हैं जो उनके लिए कहीं ज़्यादा मूल्यवान थी। हर व्यवसाय के लोग, चाहे वो डॉक्टर हों, शिक्षक हों, अभिनेता हों, राजनेता हों, प्रोफेशनल्स हों, खिलाड़ी हों, ये सब अधिक आमदनी, अधिक प्रतिष्ठा, अधिक व्यावसायिक दक्षता हासिल करने के लिए संघर्ष करते रहते हैं। और अंत में इन लोगों को पता चलता है कि लक्ष्य हासिल करने की प्रबल इच्छा ने उन्हें उन चीज़ों के प्रति अंधा कर दिया था जो उनके लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण थी। और अब जब ये समझ में आया है तब तक वो चीज़ें जा चुकी हैं। जब हम वास्तव में ये जान लेते हैं कि हमारे लिए कौन सी चीज़ें सचमुच महत्वपूर्ण हैं, तब हम उस तस्वीर को ध्यान में रखकर अपने हर दिन का प्रबंधन करते हैं और वही काम करते हैं जो सचमुच हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है। इससे हमारे जीवन में भी बहुत फर्क पड़ता है। यदि सीढ़ी सही दीवार से न टिकी हो तो हमारा हर कदम हमें ज़्यादा तेजी से गलत जगह की ओर ले जाता है। तब हम बहुत व्यस्त हो सकते हैं, बहुत कार्यकुशल हो सकते हैं, किंतु हम सच्चे अर्थों में प्रभावकारी तभी होंगे जब हम अंत को ध्यान में रखकर शुरू करेंगे। साथियों, और भी सरल तरीके से यदि समझना है तो जानिए कि हर चीज़ 2 बार बनती है, किंतु इनकी प्रथम रचना हमेशा सचेतन रूप से तैयार नहीं की जाती। यदि हम अपने व्यक्तिगत जीवन में आत्म जागरूकता विकसित नहीं करते और प्रथम रचना की जिम्मेदारी नहीं लेते तो हम अपने
सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस के बाहर रहने वाले लोगों व परिस्थितियों को खुद वो शक्ति दे देते हैं कि वे हमारे अधिकांश जीवन को मनचाहा आकार दें। हम रिएक्टिव ढंग से दूसरों के स्क्रिप्ट के हिसाब से ज़िंदगी बिताते हैं। कई बार ये स्क्रिप्ट हमारे परिवार ने लिखी होती है, हमारे सहयोगियों ने लिखी होती है, ये दूसरे लोगों के उद्देश्यों और परिस्थितियों के दबावों में तैयार होती है और हम उन स्क्रिप्ट के अनुसार जीने लगते हैं जिन्हें हमारे बचपन, प्रशिक्षण या कंडीशनिंग के दौरान हम में डाला गया था। चाहे ये हमारे नियंत्रण में हो या न हो, हमारे जीवन के हर हिस्से में प्रथम रचना होती है। हम अपने प्रोएक्टिव व्यवहार से दूसरी रचना बनाते हैं, चाहे हम इसके बारे में जागरूक हों या ना हो, चाहे ये हमारे नियंत्रण में हो या ना हो। ये सच है, हमारे जीवन के हर हिस्से में प्रथम रचना होती है। हमें अपनी प्रोएक्टिविटी से, आत्म जागरूकता से, कल्पना और विवेक की अनूठी मानवीय प्रतिभाओं को विकसित करके इस दूसरी रचना को बनाना होगा। स्वयं की जिम्मेदारी खुद लेनी होगी, अपनी खुद की स्क्रिप्ट खुद लिखनी होगी, जिससे आपको पता हो कि आपके व्यक्तिगत जीवन में, आपके रिश्तों में और आपके व्यावसायिक जीवन में आप सच में चाहते क्या हैं। और जब आपको अंतिम सत्य पता होगा तो उसे ध्यान में रखकर शुरुआत करना आसान हो जाएगा। तो आज से ही अपने जीवन के हर क्षेत्र में अंत को ध्यान में रखकर शुरुआत करें। तीसरी आदत, पहली चीज़ें पहले रखें। जी हाँ, अपनी प्राथमिकताएं तय करें। यदि आपने अब तक अपने जीवन में अपनी भूमिकाओं के बारे में गंभीरता से विचार नहीं किया है, तो सिर्फ इतना कीजिए कि आज अभी आपके दिमाग में जो जो भूमिकाएं आपको याद आ रही हैं उन्हें लिखिए। एक व्यक्ति के रूप में आपकी भूमिका, परिवार के सदस्य के रूप में आपकी भूमिका, आप पति या पत्नी हैं, माता या पिता हैं, पुत्र या पुत्री हैं, दादा दादी, नाना नानी, चाचा चाची, इनमें से कुछ हैं तो लिखें। इसी तरह आप अपने व्यवसाय की कुछ भूमिकाओं को भी सूची में लिखें, जिससे उन विभिन्न क्षेत्रों की जानकारी मिलेगी जिनमें आप नियमित रूप से अपने समय और ऊर्जा का निवेश करना चाहते हैं। आपके पास सामाजिक क्षेत्र की भी कोई भूमिका हो सकती है, उसे भी लिख लें। अपनी इन भूमिकाओं को जीवन भर के लिए परिभाषित करने की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ अगले सप्ताह के बारे में सोचें और उन क्षेत्रों को लिख लें जिनमें आप अगले 7 दिनों में खुद को समय बिताते देख रहे हों। जब आप अपने सारे लक्ष्यों को लिख चुके हों, तो उन लक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए आप अपने अगले सप्ताह की ओर देख सकते हैं। उन लक्ष्यों को हासिल करने का समय निर्धारित कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, यदि आपका लक्ष्य अपने व्यक्तिगत मिशन स्टेटमेंट का पहला ड्राफ्ट तैयार करना है, तो आप इस पर काम करने के लिए रविवार को 2 घंटे का समय अलग से रख सकते हैं। चूँकि रविवार के दिन आप व्यावसायिक रूप से थोड़ा सा रिलैक्स रहते हैं, तो ये उचित समय है जब आप व्यक्तिगत रूप से उच्च स्तर पर ले जाने वाली गतिविधियों की योजना बना पाएंगे। और इसके साथ ही सप्ताह को व्यवस्थित करना, पीछे हटकर देखना, प्रेरणादायक चीज़ों को सामने रखना, अपने सिद्धांतों और जीवन मूल्यों की पृष्ठभूमि में अपने आने वाले सप्ताह को देखने के लिए ये अच्छा समय होता है। तो रविवार के दिन का इस्तेमाल करके आप अपने अगले सप्ताह के लक्ष्य को पूरा करने के लिए किन किन गतिविधियों को कब कब अंजाम देना है, उसकी एक सूची बना लें और उस सूची के हिसाब से गतिविधियों को तय करने के लिए प्राथमिक, द्वितीयक व तृतीयक योजना बना लें। अब हर सुबह कुछ मिनट तक अपनी सूची की समीक्षा करें। इससे आप अपने पूरे दिन के बारे में जान सकते हैं, कौन कौन सा काम कब करना है, कितनी देर में करना है, उस पर ध्यान लगा सकते हैं और इसके साथ ही उन अनअपेक्षित
कार्यों के लिए भी जगह बना सकते हैं, जो सभी की ज़िंदगी में बेवजह कभी-कभी आ ही जाते हैं। यदि आपके पास लिखित सूची है आज, कल, परसों व नरसों करने की, तो इस व्यवस्थित सूची के साथ बहुत ही सरल तरीके से आप सप्ताह के अंत में अपने उन सारे लक्ष्यों को प्राप्त कर लेंगे जो आपने रविवार को तय किए थे। यदि किसी कारण से आपके कोई लक्ष्य पूरे नहीं हो पाते, तब निराश होने के बजाय अगले सप्ताह के लक्ष्यों में उन्हें जोड़ लीजिए और थोड़ा सा व्यवस्थित होकर फिर उन लक्ष्यों को पूरा कर लीजिए। पहली चीज़ें पहले रखने की इस आदत को यदि आपने अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लिया, तो धीरे-धीरे ऐसा होगा कि साल के अंत होने तक आपको पता होगा कि अगले साल की आपकी प्राथमिकताएँ क्या हैं। महीने के अंत में आपको पता होगा कि अगले माह की आपकी प्राथमिकताएँ क्या हैं। सप्ताह के अंत में आपको पता होगा कि अगले सप्ताह की आपकी प्राथमिकताएँ क्या हैं और दिन खत्म होते-होते आपको ये पता होगा कि अगले दिन की आपकी प्राथमिकताएँ क्या हैं और ये आदत आपकी ज़िंदगी को बिल्कुल ही बदल देगी। तो प्राथमिकताएँ लिखना शुरू करें और यदि पहली चीज़ें पहले रखने के दौरान किसी तरह की समस्याएँ आप महसूस करते हैं, तो हमें लिखिएगा ज़रूर। आपकी समस्याओं का समाधान करने के लिए हम हमेशा तत्पर रहते हैं। चौथी आदत, जीत जीत सोचें, यानी विन विन के सिद्धांत को मानें और उस पर अमल करें। ये सिद्धांत हमारे समूचे व्यवहार की सफलता के लिए आवश्यक है। यह चरित्र से शुरू होकर संबंध की ओर बढ़ता है, जिससे अनुबंध प्रवाहित होते हैं। इसका पोषण एक ऐसे परिवेश में होता है जहां ढांचा और तंत्र जीत जीत के सिद्धांत पर आधारित होते हैं और इसे जीत हार या हार जीत के साधनों से प्राप्त नहीं किया जा सकता। जीत जीत चाहने के लिए आपको न सिर्फ अच्छा होना होता है, बल्कि आत्मविश्वासी भी बनना पड़ता है। आपको न सिर्फ परिवाहपूर्ण और संवेदनशील होना पड़ता है, बल्कि बहादुर भी बनना पड़ता है। साहस और परवाह के बीच संतुलन बनाना वास्तविक परिपक्वता का सार है और यही जीत जीत का मूल मंत्र है। यदि हम खुद की जीत की बात करें, तो हम अपने जीवन में जीत का लक्ष्य कभी नहीं बना सकते यदि हमें गहरे अर्थ में यही ना मालूम हो कि जीत किस में निहित है। और यदि हम खुद से तथा दूसरों से किए गए वायदे नहीं निभा पाते, तो हमारे वायदे निरर्थक हो जाते हैं। हम ये बात जानते हैं और दूसरे भी ये बात जानते हैं। वे छल कपट को भांप लेते हैं और रक्षात्मक हो जाते हैं। विश्वास की कोई नींव ही नहीं बनती और जीत जीत एक अप्रभावकारी सतही तकनीक बनकर रह जाती है। मतलब ये कि अखंडता नींव का सबसे महत्वपूर्ण पत्थर है। हमें ये पता होना चाहिए कि जीत किसमें निहित है और वास्तव में हमारे सबसे अंदरूनी जीवन मूल्यों के सामंजस्य में क्या है। जीत जीत की आदत डालने के लिए प्रचुरता की मानसिकता की आवश्यकता होती है। अभाव की मानसिकता वाले लोगों को दूसरों की प्रशंसा करने या उन्हें श्रेय देने में बहुत तकलीफ होती है। उनके लिए लाभ में दूसरों को हिस्सा देना बहुत मुश्किल होता है। वो उन्हें भी हिस्सा नहीं देना चाहते जो उत्पादन में मदद करते हैं। यहाँ तक कि कई बार तो अपने परिवार के सदस्यों, करीबी दोस्तों या सहयोगियों की सफलता पर सचमुच खुश होने में उन्हें बड़ी मुश्किल आती है। उन्हें ऐसा अनुभव होता है कि यदि किसी को विशेष सम्मान या धन प्राप्त हुआ है या किसी को कोई उल्लेखनीय सफलता या उपलब्धि मिली है, तो वो चीज उनसे छीनी जा रही है। अभाव की मानसिकता वाले लोग अक्सर मन ही मन ये आशा करते रहते हैं कि दूसरों पर विपत्ति आ जाए। बहुत बड़ी विपत्ति नहीं, बल्कि छोटी मोटी कोई ऐसी विपत्ति जो उन्हें उनकी जगह पर ही रखे। ऐसे लोग हमेशा तुलना करते रहते हैं, हमेशा प्रतियोगिता करते रहते हैं। वे चीज़ों या दूसरे लोगों पर स्वामित्व स्थापित करने में अपनी ऊर्जा लगाते हैं, ताकि वे अपने मूल्य या महत्व को बढ़ा सकें। इसके विपरीत प्रचुरता की मानसिकता व्यक्तिगत मूल्य और सुरक्षा के गहरे आंतरिक एहसास से उत्पन्न होती है।
ये मानने से उत्पन्न होती है कि यहाँ सबके लिए पर्याप्त है और सबको सबके मन का मिल जाने के बाद भी यहाँ बहुत सारा बाकी बचा रहेगा। इस सोच का परिणाम प्रतिष्ठा, प्रशंसा, लाभ और निर्णय लेने में भागीदारी में होता है और यही सोच संभावनाओं, विकल्पों और रचनात्मकता के द्वार खोल देती है। प्रचुरता की मानसिकता पहली, दूसरी और तीसरी आदतों के व्यक्तिगत आनंद, संतुष्टि और संपूर्णता को लेकर इसे बाहर की ओर दूसरों के अनूठेपन, आंतरिक मार्गदर्शन और प्रोएक्टिव प्रकृति की सराहना की तरफ मोड़ देती है, जिससे कि पारस्परिक विकास और नए तरीके के विकल्पों की रचना की असीमित संभावनाएं खुल जाती हैं। सार्वजनिक विजय का अर्थ दूसरों पर विजय पाना नहीं है। इसका अर्थ है प्रभावकारी व्यवहार में ऐसी सफलता पाना जिससे हर शामिल व्यक्ति को लाभकारी परिणाम मिले। मिलकर काम करना, मिलकर संवाद करना और ऐसे अच्छे परिणाम पाना जो वही लोग आत्मनिर्भर तरीके से अकेले नहीं पा सकते थे। अखंडता, परिपक्वता और प्रचुरता की मानसिकता वाले चरित्र में निष्कपटता होती है, जो मानवीय व्यवहार में तकनीकों के होने या न होने से बहुत आगे तक जाती है। अखंडता, परिपक्वता और प्रचुरता की मानसिकता वाले लोगों में दुनिया को देखने का दायरा बहुत ही बड़ा हो जाता है, जिसके कारण वो सफलता की राह पर आगे और आगे बढ़ते ही चले जाते हैं। मानवीय मूल्यों का इस्तेमाल करके आप जितने ज्यादा शक्तिशाली बनेंगे, आपका चरित्र उतना ही निष्कपट होगा। आपकी प्रोएक्टिविटी का स्तर उतना ही ऊंचा होगा। आप जीत के प्रति सचमुच जितने अधिक प्रतिबद्ध होंगे, सामने वाले व्यक्ति पर आपका प्रभाव उतना ही सशक्त होगा और ये ट्रांजैक्शनल लीडरशिप से आगे निकलकर ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप बन जाएगा, जिससे कि अनुबंध में शामिल सभी लोगों की कायापलट हो जाएगी। जीत की आदत एक ऐसा सिद्धांत है जिसकी सच्चाई की पुष्टि लोग अपने खुद के जीवन में कर सकते हैं। आप अधिकांश लोगों को यह एहसास दिला सकने में सक्षम होंगे कि यदि वे अपनी इच्छा के बजाय दोनों की इच्छाओं को पूरा करने का लक्ष्य लेकर चलें, तो यही उनकी वास्तविक जीत होगी। किंतु फिर भी ऐसे कुछ लोग रहेंगे जो जीत हार की मानसिकता में इतनी गहराई से जकड़े होंगे कि वे जीत के बारे में सोचने के लिए भी तैयार नहीं होंगे। ऐसी स्थिति में याद रखें कि कोई सौदा नहीं का विकल्प आपके पास हमेशा मौजूद है। जीत की आदत को अपने अंदर डालने के लिए इन 4 सूत्रों का ध्यान रखें। समस्या को दूसरे के दृष्टिकोण से देखें, दूसरे पक्ष की आवश्यकताओं और चिंताओं को समझने व सामने रखने की सच्ची कोशिश करें। शामिल मुख्य मुद्दों और चिंताओं को बता दें। तय करें कि पूरी तरह स्वीकार करने योग्य समाधान में कौन से परिणाम होंगे। उन परिणामों को हासिल करने के लिए संभावित नए विकल्पों को पहचानें। ध्यान देने वाली बात सिर्फ इतनी सी है कि जीत कोई व्यक्तित्व की तकनीक नहीं है, ये मानवीय व्यवहार का संपूर्ण पैराडाइम है। ये पैराडाइम जो अखंडता, परिपक्वता और प्रचुरता की मानसिकता वाले चरित्र से उत्पन्न होता है या उच्च विश्वास के संबंधों से विकसित होता है, और ये उन अनुबंधों में निहित है जो प्रभावकारी ढंग से अपेक्षाओं तथा उपलब्धियों को स्पष्ट करते हैं, उनका प्रबंधन करते हैं और मिलकर एक दूसरे के लिए ऐसे परिणाम प्राप्त करते हैं जिसमें सबके लिए सफलता होती है और सबके लिए कुछ न कुछ अच्छा होता है। 5वीं आदत, पहले समझने की कोशिश करें, फिर समझे जाने की। ये आदत प्रभावकारी बातचीत की कुंजी है। हम जितनी देर जागृत अवस्था में रहते हैं, ज़्यादातर समय बातचीत में बिताते हैं। हमने बरसों सीखा है कि कैसे पढ़ा जाता है, कैसे लिखा जाता है, कैसे बोला जाता है, लेकिन सुनना सीखने के लिए हमने कभी कोई प्रशिक्षण नहीं लिया है। ऐसा कोई प्रशिक्षण स्कूल में होता ही नहीं,
जो आपको इतनी अच्छी तरह सुनने की योग्यता दे कि आप गहराई से दूसरे व्यक्ति को उसके तरीकों से समझ सकें। सीधी सी बात यह है कि बहुत कम लोगों के पास सुनने का किसी तरह का प्रशिक्षण होता है। जिनके पास होता भी है, उनके प्रशिक्षण का अधिकांश हिस्सा तकनीकों से भरे व्यक्तित्व आधारित नीतिशास्त्र पर केंद्रित होता है। ये बिल्कुल भी चरित्र तथा संबंध की नींव पर आधारित नहीं होता, जो कि सामने वाले को सचमुच समझने के लिए ज़रूरी है। यदि आप अपने जीवन साथी, बच्चों, पड़ोसियों, बॉस, सहकर्मी या अपने मित्र के साथ प्रभावकारी तरीके से चर्चा करना चाहते हैं, उन्हें प्रभावित करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको उन्हें समझना होगा। आप ये कह सकते हैं कि आप उनकी परवाह करते हैं, आप उन्हें महत्व देते हैं। वो लोग इस पर विश्वास करना भी चाहेंगे, किंतु जब तक आप उन्हें समझते नहीं, तब तक वो ये कैसे मान लें कि आप उन्हें महत्व देते हैं। हर इंसान आमतौर पर यही चाहता है कि पहले उन्हें समझा जाए। ज़्यादातर लोग समझने के इरादे से सुनते भी नहीं हैं, बल्कि वे जवाब देने के इरादे से सुनते हैं। वे या तो बोल रहे होते हैं या बोलने की तैयारी कर रहे होते हैं। वे हर चीज़ को अपने खुद के फिल्टर पर रखते हैं और दूसरों के जीवन में भी अपनी आत्मकथा ही पढ़ते हैं। जी हाँ, ये हम में से बहुत सारे लोगों के साथ होता है। हम अपने खुद के सही होने से भरे होते हैं। हम चाहते हैं कि हमें समझा जाए। इसी कारण हमारी चर्चाएं मोनोलॉग बनकर रह जाती हैं और हम वास्तव में कई बार समझ ही नहीं पाते कि किसी दूसरे व्यक्ति के अंदर क्या चल रहा है। जब भी कोई व्यक्ति बोलता है तो सामान्यतः उस बातचीत को 4 तरीके से सुना जाता है। पहले तरीके में करीब करीब पूरी बातचीत को ही नज़रअंदाज कर दिया जाता है। दूसरे तरीके में झूठ-मूठ का दिखावा किया जा सकता है, ये कहते हुए कि हाँ, अच्छा है, ठीक है। तीसरे तरीके में कुछ बातें सुनी जाती हैं, कुछ बातें नहीं सुनी जाती, जिसमें हम कहे जाने वाले शब्दों की तरफ ध्यान देते हैं और अपनी ऊर्जा उस पर केंद्रित करते हैं। किंतु हम में से बहुत कम लोग 5वें स्तर पर सुनते हैं, जो सुनने का सर्वोच्च स्वरूप है, परानुभूतिपूर्वक सुनना, एम्पैथिक लिसनिंग। जब हम परानुभूतिक पूर्वक सुनने की बात कहते हैं, तो इसका अर्थ होता है किसी दूसरे व्यक्ति के भीतर पहुंचना, उसकी अनुभूति के माध्यम से उसे देखना, उस तरह से देखना जिस तरह से वो देखता है, इतना महसूस करना कि आपको ये समझ में आए कि वो कैसा महसूस कर रहा है या अलग अलग वक्त पर वो कैसा महसूस करता होगा। परानुभूति सहानुभूति बिल्कुल नहीं है। सहानुभूति सहमति का एक रूप है, एक तरह का मूल्यांकन है। कई बार ये अधिक सही मनोभाव तथा प्रतिक्रिया भी होती है, किंतु अक्सर लोग सहानुभूति की खुराक के आदी हो जाते हैं और ये उन्हें निर्भर भी बना देती है। परानुभूतिपूर्वक सुनने का मतलब यह नहीं है कि आप किसी के साथ सहमत हों। इसका सार यह है कि आप पूरी तरह से और गहराई से उस व्यक्ति को समझ लें, भावनात्मक रूप से भी तथा बौद्धिक रूप से भी। ये इसलिए बहुत शक्तिशाली है क्योंकि आपको काम करने के लिए त्रुटिहीन जानकारी देता है। खुद की आत्मकथा थोपने के बजाय सामने वाले के विचारों, भावनाओं, उद्देश्यों तथा व्याख्या की कल्पना करने के बजाय किसी दूसरे व्यक्ति के दिल और दिमाग की वास्तविकता को समझना और समझने के लिए सुनना, जिससे आप सामने वाले की आत्मा के गहन संदेश को प्राप्त करने पर अपना ध्यान केंद्रित कर पाते हैं। और इस तरह आप पहले किसी को समझने की कोशिश करते हैं, उसके बाद समझे जाने की तैयारी करते हैं। यदि कोई प्रभावी सेल्समैन होगा तो वो पहले ग्राहक की आवश्यकताओं, चिंताओं और स्थितियों को समझने की कोशिश करता है। ये एक बिल्कुल अलग दृष्टिकोण है। वो सीखता है कि किस तरह की समस्या का क्या निदान हो सकता है, उसे कैसे समझा जाए।
वो ये भी सीखता है कि लोगों की आवश्यकताओं को अपने प्रोडक्ट्स या सेवाओं से किस तरह जोड़ा जाए। और यदि उसे लगता है कि प्रोडक्ट या सेवा से ग्राहक को लाभ नहीं होगा, तो उसमें ये कहने की ईमानदारी होती है कि मेरा प्रोडक्ट या सेवा आपकी इस आवश्यकता को पूरा नहीं करेगी। इसी तरह एक अच्छा इंजीनियर पुल का नक्शा बनाने से पहले काम कर रही शक्तियों और दबावों को समझेगा। एक अच्छा शिक्षक पढ़ाने से पहले कक्षा का मूल्यांकन करेगा। एक अच्छा विद्यार्थी अमल करने से पहले समझेगा। एक अच्छा अभिभावक मूल्यांकन करने या निर्णय लेने से पहले समझेगा। अच्छे निर्णय की कुंजी है समझना। यदि कोई व्यक्ति पहले ही निर्णय ले लेता है, तो वो कभी किसी भी बात को पूरी तरह नहीं समझ पाएगा। पहले समझने की कोशिश करना एक ऐसा सिद्धांत है जिसकी सच्चाई जीवन के सभी क्षेत्रों में स्पष्ट दिखाई देती है। ये एक व्यापक और आम सिद्धांत है, और यदि ये माना जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि पारस्परिक संबंधों के क्षेत्र में ये सबसे बड़ी शक्ति है। साथियों, अब से अगली बार आप जब भी किसी से बात करें तो अपनी आत्मकथा को उठाकर एक तरफ रख दें और सचमुच उसे समझने की कोशिश करें। जब लोग अपनी समस्याओं के बारे में खुलकर बात न करना चाहें, तब भी आप परानुभूतिपूर्ण हो सकते हैं। आप उनके दिल की बातों को समझ सकते हैं, आप उनकी चोटों को भांप सकते हैं और आप प्रतिक्रिया कर सकते हैं। हो सकता है आपकी प्रतिक्रिया पर वो अभी कुछ न कहें, परंतु इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने समझ और सम्मान दोनों प्रदर्शित किया है। अब आपके और उनके बीच एक बॉन्डिंग है जो आपको जीवन भर काम आ सकती है। छठी आदत, सिनर्जी का प्रयोग करें। साथियों, सिनर्जी प्रकृति में चारों तरफ है। यदि आप दो पौधों को नज़दीक लगा दें तो उनकी जड़ें आपस में मिल जाती हैं और मिट्टी की गुणवत्ता को सुधार देती हैं, ताकि दोनों पौधे बेहतर तरीके से बढ़ सकें, उससे बेहतर तरीके से जितना वे अलग अलग बढ़ सकते थे। यदि आप लकड़ी के दो टुकड़ों को आपस में जोड़ दें तो वो मिलकर उससे अधिक बोझ उठा सकते हैं जितना वे अलग अलग उठा सकते थे। पूर्ण चीज़ अपने हिस्सों के योगफल से अधिक बड़ी होती है। एक और एक जुड़कर 3 के बराबर हो सकते हैं, उससे भी अधिक हो सकते हैं। कई सारे लोगों ने वास्तव में अपने पारिवारिक जीवन में या अन्य पारस्परिक व्यवहार में सिनर्जी का कभी कोई खास अनुभव नहीं किया होता। उन्हें ज़्यादातर रक्षात्मक बातचीत में प्रशिक्षित किया जाता है, स्क्रिप्ट किया जाता है। उनके मन में ये धारणा बैठा दी जाती है कि जीवन में दूसरे लोगों पर भरोसा नहीं किया जा सकता। इसका असर ये होता है कि वो वास्तव में सिनर्जी और इसके सिद्धांतों के प्रति कभी खुलकर बात नहीं करते, खुलकर इसका इस्तेमाल भी नहीं करते। इसका बड़ा नुकसान ये होता है कि बहुत सी क्षमता का दोहन नहीं हो पाता। कई तरह की क्षमता पूरी तरह अविकसित रह जाती है, उपयोग में नहीं आ पाती। अप्रभावकारी लोग हर रोज उपयोग में न लाई गई क्षमता के साथ जीते रहते हैं। वे अपने जीवन में सिनर्जी का अनुभव सिर्फ छोटे स्तर पर, सतही तौर पर कभी कभी करते हैं या कभी बिल्कुल ही नहीं करते। सिनर्जी को समझना बहुत सरल है। इसमें एक और एक मिलकर 2 नहीं, कुछ भी हो सकते हैं। 3 भी, 8 भी, 16 भी या 1600 के बराबर भी हो सकते हैं। उच्च विश्वास की स्थिति मूलतः प्रस्तावित समाधानों से बेहतर समाधान पैदा करती है। सभी पक्ष ये बात समझ जाते हैं कि सिनर्जी का इस्तेमाल करके इस रचनात्मक कार्य को और ज़्यादा उत्कृष्ट व आनंददायक बनाया जा सकता है। जब इसका ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग किया जाता है तो ये एक उपसंस्कृति बन जाती है जो संतुष्टि प्रदान करती है, और इससे कई सारे लोगों के बीच, संस्थाओं के बीच और समाज के बीच संतुलन बना रहता है।
कई बार जब लोग वास्तविकता में समस्याओं को सुलझाने या निर्णय पर पहुंचने की कोशिश कर रहे होते हैं, तो आमतौर पर कितनी सारी नकारात्मक ऊर्जा खर्च होती है। दूसरों की गलतियां गिनाने में, चालाकियां करने में, प्रतिद्वंदिता की तैयारी करने में, पारस्परिक संघर्ष में, अपनी गलती बचाने में, रणनीतियां बनाने में और विकल्प सोचने में। ये तो ऐसा ही है जैसे कार चलाते समय हमारा एक पैर एक्सीलेटर पे हो और दूसरा ब्रेक पर हो, और हमें से ज़्यादातर लोग ब्रेक पर से पैर हटाने के बजाय एक्सीलेटर पर दबाव बढ़ा देते हैं। अधिक दबाव डालकर, अधिक तर्कपूर्ण जानकारी देकर अपनी स्थिति को मजबूत बनाने की कोशिश करते हैं। वो असुरक्षित होते हैं, इसीलिए वो सोचते हैं कि सारा कुछ उनके हिसाब से चलना चाहिए, उनके नज़रिए से चलना चाहिए। उन्हें दूसरों को अपनी तरह बनाने, अपने तरह सोचने और अपने तरीके में ढालने की ही इच्छा होती है। उन्हें ये एहसास भी नहीं होता कि संबंधों की वास्तविक शक्ति दूसरे के दृष्टिकोण के अस्तित्व में है। एकता या एकात्मकता एक सा होना नहीं, बल्कि पूरक होना है। एक सा हो जाने में रचनात्मकता बनी नहीं रह पाती। मत भिन्नताओं को, अलग अलग मतों को, अलग अलग विचारों को महत्व देना ही सिनर्जी है। यदि हम व्यक्तिगत सिनर्जी की बात करें तो कई लोग बाएं मस्तिष्क के तार्किक और शाब्दिक चिंतन में गहराई से स्क्रिप्ट किए होते हैं। वो ये पाते हैं कि इस तरह की सोच उन समस्याओं को सुलझाने के लिए अपर्याप्त है जिनमें रचनात्मकता की बहुत आवश्यकता होती है। जब वो ये जान जाते हैं, वे जागरूक हो जाते हैं और अपने दाएं मस्तिष्क के भीतर एक नई स्क्रिप्ट को खोलना शुरू कर देते हैं। ऐसा नहीं है कि उनके पास दायां मस्तिष्क पहले से था ही नहीं, वो तो बस निष्क्रिय पड़ा था। उसकी मांसपेशियां विकसित नहीं हुई थीं या बचपन के बाद उनका इस्तेमाल नहीं हुआ था, क्योंकि औपचारिक शिक्षा या सामाजिक स्क्रिप्टिंग ने बाएं मस्तिष्क पर बहुत ज़्यादा जोर दिया था। जब किसी व्यक्ति की पहुंच दाएं मस्तिष्क और बाएं मस्तिष्क दोनों तक होती है तो पूरा मस्तिष्क काम कर रहा होता है, और सही शब्दों में कहें तो हमारे अपने मन में मानसिक सिनर्जी उत्पन्न हो जाती है, जो कि जीवन की वास्तविकता के लिए, जीवन की सफलता के लिए और एक परिपक्व जीवन के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। साथियों, आज ही एक सूची बनाएं कि कहाँ कहाँ आपको सिनर्जी के इस्तेमाल करने की ज़रूरत है। कुछ रिश्तों में हो सकती है, अपने काम में हो सकती है, आसपास की परिस्थितियों में हो सकती है। सिनर्जी का इस्तेमाल करें, इसका प्रयोग करके अपने दृष्टिकोण को सुधारें व व्यापक बना लें, जिससे कि जीवन की किसी भी स्थिति का आप सरलता से सामना कर पाएं। 7वीं आदत, आरी की धार तेज करें। आरी की धार तेज करें का मूल अर्थ है चारों प्रेरणाओं को व्यक्त करना, स्वभाव के चारों आयामों का समझदारीपूर्ण और संतुलित तरीकों से नियमित व निरंतर अभ्यास करना हमारे जीवन में किया जाने वाला सबसे शक्तिशाली निवेश है। खुद में निवेश करना यानी अपने पास के उस एकमात्र साधन में निवेश करना जिसके द्वारा हमें जीवन जीना है, योगदान देना है। प्रभावकारी बनने के लिए हमें इसके महत्व को पहचानने की ज़रूरत है। हमें सभी चारों तरीकों से आरी की धार तेज करने के लिए नियमित रूप से समय निकालना ही है। पहला आयाम, शारीरिक आयाम। सही तरीके से भोजन करना, पर्याप्त आराम करना, विश्राम करना तथा नियमित रूप से व्यायाम करना, यानी हमारे भौतिक शरीर की प्रभावकारी देखभाल करना। ज़्यादातर लोगों का जवाब ये होता है कि उनके पास व्यायाम करने के लिए समय नहीं है। दरअसल ये सोचना ही गलत है। हमारे पास तो व्यायाम को छोड़ने का समय नहीं होना चाहिए। हर सप्ताह 3 से 6 घंटे
व्यायाम करना ज़रूरी है और इसे करने के लिए आपको किसी विशेष उपकरण की आवश्यकता नहीं है। यदि आप उपकरणों का प्रयोग करने के लिए किसी जिम या स्पा में जाना चाहते हैं या किसी योग्यता संबंधित खेल जैसे टेनिस या और कुछ का आनंद लेना चाहते हैं तो ये आपके लिए एक अतिरिक्त अवसर है, किंतु आरी की धार को तेज करने के लिए ये आवश्यक कतई नहीं है। व्यायाम के कई सारे तरीके हैं जिन्हें आप घर पर रहकर ही कर सकते हैं, जो इन 3 क्षेत्रों में आपके शरीर का विकास करे: सहन शक्ति, लचीलापन और शक्ति। व्यायाम से आपको सबसे बड़ा लाभ ये मिलता है कि आपकी पहली आदत की प्रोएक्टिविटी की मांसपेशियों का विकास होगा। जो शक्तियाँ आपको व्यायाम से दूर रखती हैं, जब आप उन पर प्रतिक्रिया करने के बजाय शारीरिक स्वास्थ्य के जीवन मूल्य पर आधारित व्यायाम करते हैं, तो इससे आपके आत्मसम्मान, आत्मविश्वास व अखंडता के आपके पैराडाइम पर गहरा प्रभाव पड़ेगा। दूसरा, मानसिक आयाम। हमारा अधिकांश मानसिक विकास औपचारिक शिक्षा के माध्यम से होता है, किंतु जैसे ही हम स्कूल के बाहरी अनुशासन को छोड़ते हैं, हम में से बहुत से लोग अपने दिमाग पर जोर डालना बंद कर देते हैं। हम गंभीर अध्ययन नहीं करते, अपने कार्यक्षेत्र के बाहर के नए विषयों को वास्तविक गहराई से नहीं टटोलते, हम लिखना छोड़ देते हैं। इसके बजाय हम टीवी देखने में अपना ज़्यादा समय बर्बाद करते हैं। कई सारे सर्वेक्षणों से ये पता चला है कि अधिकांश घरों में टेलीविज़न एक सप्ताह में 35 से 45 घंटे तक चलता है। ये अवधि अधिकांश बच्चों द्वारा अपने स्कूल कॉलेज में लगाए जाने वाले समय से अधिक है। साथियों, जब हम इसे देखते हैं तो हम इसके माध्यम से सिखाए जा रहे जीवन मूल्यों के संपर्क में आते हैं और वो बहुत सूक्ष्म व अदृश्य तरीकों से हम पर शक्तिशाली प्रभाव डाल सकते हैं। तो यदि आप इतनी समझदारी दिखाते हैं कि ऐसे ज्ञानवर्धक, प्रेरक तथा मनोरंजक कार्यक्रमों का चुनाव कर सकें जो आपके जीवन उद्देश्यों और जीवन मूल्यों को सर्वश्रेष्ठ ढंग से व्यक्त करें, तब तो ठीक है, वरना टेलीविज़न को देखने का आपका सारा समय बर्बाद हो जाएगा। और ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि आपको टेलीविज़न देखना ही है। यदि आप नियमित रूप से ज्ञान बढ़ाने की और उसका विस्तार करने की बात करें तो अच्छा साहित्य पढ़ने की आदत डालने से बेहतर कोई तरीका नहीं है। आप महीने में 1 पुस्तक पढ़ने का लक्ष्य बनाकर शुरुआत कर सकते हैं, फिर 1 सप्ताह में 1 पुस्तक पढ़ें। याद रखिए, जो व्यक्ति पढ़ता नहीं है उस व्यक्ति से बेहतर स्थिति में नहीं है जो पढ़ नहीं सकता। लिखना भी मानसिक आरी की धार को तेज करने का एक सशक्त तरीका है। अपने विचारों, अनुभवों, अंतर्दृष्टियों और सीखे हुए सबकों का जर्नल बनाने या डायरी में लिखने से मानसिक स्पष्टता, सटीकता और संदर्भ में बढ़ोतरी होती है। व्यवस्थित करना, योजना बनाना, दूसरी व तीसरी आदतों के साथ मानसिक नवीनीकरण की तैयारी करना, अंत को ध्यान में रखकर शुरुआत करना और उस अंत को हासिल करने के लिए व्यवस्थित होने में मानसिक रूप से समर्थ बनना, ये बहुत ही ज़रूरी है जीवन में सरल व सफल हो जाने के लिए। तीसरा, आध्यात्मिक आयाम। आध्यात्मिक आयाम का नवीनीकरण आपके जीवन को लीडरशिप प्रदान करता है। इसका दूसरी आदत से गहरा संबंध है। आध्यात्मिक आयाम सच में माने तो ये जीवन का केंद्र है, आपका हृदय है, जीवन मूल्यों के तंत्र के प्रति आपकी प्रतिबद्धता है। ये जीवन का निहायती निजी क्षेत्र है और सबसे महत्वपूर्ण भी है। यह उन स्रोतों से शक्ति पाता है जो आपको प्रेरित करते हैं, ऊपर उठाते हैं और पूरी मानवता की सच्चाइयों से जोड़ते हैं। कुछ लोग महान साहित्य में डूबना या महान संगीत में डूबना कई लोगों को इसी तरह का नवीनीकरण प्रदान कर सकता है। कुछ अन्य लोगों को ये प्रकृति के साथ संप्रेषण में मिलता है। कुछ लोग खुद को प्रकृति में डुबो लेते हैं, प्रकृति उन्हें आशीर्वाद में अपने वरदान देती है। कुछ लोग ऐसे
गुरु के पास जाते हैं, जिनसे शिक्षा लेने पर उन्हें लगता है कि उनके जीवन में नवीनीकरण का पदार्पण होता है। अपने आध्यात्मिक आयाम को विकसित करने के लिए, इसका नवीनीकरण के लिए तरीका कौन सा हो, इसका चुनाव आपको करना है, क्योंकि आप जानते हैं कि आपके लिए बेहतर तरीका क्या है। पर हाँ, ये करना ज़रूरी है जिससे आपको ये महसूस हो कि आप में नवीन ऊर्जा और शक्ति आ गई है, सेवा पर आपका ध्यान केंद्रित हो गया है और आप उस सब को करने के लिए प्रतिबद्ध हैं जो कुछ भी आपके आध्यात्मिक आयाम को मजबूत करता है, शक्ति देता है, बढ़ाता है। कहा जाता है कि युद्ध सेनापति के तंबू में जीते जाते हैं। पहले 3 आयामों शारीरिक, मानसिक व आध्यात्मिक में आरी की धार तेज करना एक ऐसा अभ्यास है जिसे दैनिक व्यक्तिगत विजय कहा जाता है। और आप सभी के लिए सुझाव है कि आप हर एक दिन 1 घंटे ये अभ्यास ज़रूर करें। याद रखिए, अपने पूरे जीवन में हर दिन 1 घंटा। आरी की धार को तेज करने के लिए चौथा आयाम है सामाजिक व भावनात्मक आयाम। शारीरिक, आध्यात्मिक और मानसिक आयाम करीबी रूप से पहली, दूसरी और तीसरी आदतों से संबंधित है। ये व्यक्तिगत जीवन दृष्टि, लीडरशिप और मैनेजमेंट के सिद्धांतों पर केंद्रित है। दूसरी ओर सामाजिक व भावनात्मक आयाम चौथी, पांचवी और छठी आदतों पर, यानी पारस्परिक नेतृत्व, परानुभूतिपूर्ण बातचीत और रचनात्मक सहयोग के सिद्धांत पर केंद्रित है। ये भी सच है कि सामाजिक व भावनात्मक आयाम के नवीनीकरण में उस तरह का समय नहीं लगता जैसा दूसरे आयामों में लगता है। हम दूसरों के साथ अपने सामान्य रोजमर्रा के सामान्य व्यवहार में इसे कर सकते हैं, किंतु इसमें निश्चित ही अभ्यास की ज़रूरत होती है। हमें खुद के साथ जबरदस्ती करनी पड़ सकती है, क्योंकि हम में से बहुत लोगों ने व्यक्तिगत विजय के स्तर और सार्वजनिक विजय की चौथी, पांचवी तथा छठी आदतों की योग्यताओं को हासिल नहीं किया हो सकता है। यदि आप किसी व्यक्ति से इस तरह व्यवहार करें जैसा वह है, तो वो वैसा ही रहेगा जैसा वो है। किंतु यदि आप किसी व्यक्ति से इस तरह व्यवहार करें जैसा वो हो सकता है, जैसा उसे होना चाहिए, तो वो वैसा ही बन जाएगा जैसा वो हो सकता है या जैसा उसे होना चाहिए। तो अपने सामाजिक भावनात्मक क्षेत्र में उन संबंधों की सूची बनाएं जिन्हें आप सुधारना चाहते हों, या उन विशिष्ट परिस्थितियों की जिनमें सार्वजनिक विजय अधिक प्रभावकारिता प्रदान करेगी, ऐसा आप मानते हैं। अपने सामाजिक भावनात्मक क्षेत्र में उन संबंधों की सूची बनाएं जिन्हें आप सुधारना चाहते हों, या उन विशिष्ट परिस्थितियों की जिनमें सार्वजनिक विजय का होना बहुत ज़रूरी है। हर क्षेत्र में एक गतिविधि को चुन लें और उसे सप्ताह के लक्ष्य के रूप में सूची में लिख लें, अमल करें, मूल्यांकन करें। आरी की धार को तेज करने के लिए अपने शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक व भावनात्मक व सामाजिक आयाम पर काम करें, अपना नवीनीकरण करें और इस नवीनीकरण के साथ इस दुनिया में फिर से शामिल हो जाएं। देखें कि ज़िंदगी अब किस शानदार तरीके से आपका स्वागत करती है। इन 7 आदतों को अपने जीवन में डालने के दौरान स्टीफन आर कवी की किताब अति प्रभावकारी लोगों की 7 आदतों में से ली गई इन 7 आदतों पर काम करने के दौरान आपके जो भी अनुभव हों, हमें लिखिएगा ज़रूर। ऐसे ही ज़िंदगी को बदलने वाले किसी नए वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, बातचीत बनाए रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और हाँ, यदि ये 7 आदतें आपको लगती हैं कि आपका जीवन बदल देंगी, तो लाइक ज़रूर करिएगा। इससे ये बातचीत और ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने में मदद हो जाएगी।